अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराज शाह। आप ये नोट सुन रहे हैं नवोदिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बड़े मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज हम मिस्टर सैको के एपिसोड नंबर 7 लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मिस सनम, यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ आने का ड्रेस आपको कैसे मिला। अपने बाजू को सीने पे फैलाते इसकी आंखों में जगते स्पार लहजे में पूछ रहा था। रमेश का अंदाज सनम को अच्छा लगा था। चलें शुक्रिया, आपको मेरा नाम तो याद है, वरना मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कहीं आप मुझे पहचानने से इनकार ना कर दें। वो शौक लहजे में बोली, अब आप यहाँ से आने की वजह बताएं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वो तल्ख लहजे में कहने लगा, ऐसे ही बस आपसे मिलने आ गई। रमेश के लहजे की तल्खी महसूस करते इसके होंठों पे फैली मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई थी। देखे मोहतरमा, आपने मेरी मदद की थी, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे ऐसे मुंह उठा के मेरे फ्लाइट आए जाएं या मुझसे बात करें ने के बहाने ढूंढें। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो आपका एहसान है मुझ पे वो भी बहुत जल्द अता दूंगा, लेकिन तब तक मेहरबानी करके आप मुझसे दूर ही रहें। दोबारा यहाँ मत आइएगा प्लीज़, अब जाएं। रमेश गुस्से से कहता डोर ओपन करने से बाहर जाने का इशारा किया था। दिल की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालनी थी। तो अब सनम की किस्मत खराब थी जो इस पल यहाँ आ पहुँची थी। इतनी बेरुखी देखकर इसकी आंखें भरी थीं। आंसू साफ करते तेजी से इसके फ्लाइट से निकली थी। वो रमेश डोर लॉक करते अपने रूम में गया और तैयार होकर फिर ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वो जो रमेश को बात टॉवल में देख कर बेख्तियार होते दिल को संभाले इससे की मोहब्बत नज़र से देखते खुश हो रही थी। अगले ही पल इसके लहजे की कड़ावट और इसकी खुशी हवा हुई थी। बेइज्जती होने के बावजूद इसका दिल रमेश को देखने की जिद किए जा रहा था और दिल के अरमानों को कुचलती अपने फ्लैट में वापस आ चुकी थी। आई हेट यू, वो कारपेट पे बैठी सोफे से सर टकाए रोते हुए कह रही थी। हर किसी को बस अपने दिल की फिक्र होती है कि कुछ भी हो जाए, बस हमारा दिल ना टूटना चाहिए। इसलिए दिल को टूटने से बचाने के लिए कई और दिलों को भी क्यों ना तोड़ा ना पड़े। मोहब्बत में खुदगर्ज से होने लगती है। दिल होता है जो एक नहीं सुनता, जो बस महबूब की मोहब्बत के साये में रहना चाहता है। एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि जिस महबूब को पाने के लिए तड़पा जा रहा है, अगर इस महबूब का कोई और महबूब हुआ तो क्या होगा। रमेश सर, आप जा रहे हैं, ये एक फाइल है, इस पे साइन चाहिए थे। अच्छा लाओ साइन कर देता हूँ। इसने लड़के से फाइल लेते इस पर साइन करते वापस इसके हाथ में पकड़ाई थी। ड्राइव करते रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी और फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट ली और गाड़ी हान के घर को जाती रोड की तरफ रुख मोड़ दिया। गुलदस्ता और चॉकलेट हाथों में थामे वो घर में दाखिल हुआ। खामोश देखकर एक पल रुका और अहान के रूम की तरफ बढ़ा। कमरा खाली देखकर वो आयला के रूम की तरफ बढ़ने लगा। हल्की सी नोक की वो धीरे से दरवाज़ा ओपन किया और इसके बढ़ते हुए कदम वही रुक गए। अहान आयला को अपनी बाहों के मजबूत असार में लिए ऐसे सो रहा था जैसे इसकी हिफाजत कर रहा हो और वो अभी इसमें सिमटी हुई इसके सीने में छुपी सुकून से सो रही थी। दोनों कितने खूबसूरत लग रहे थे, कितनी मोहब्बत से एक दूसरे के जुटे हुए बेखबर सो रहे थे। रमेश के दिल में जैसे सुइयां चुभने लगी थी। इसके चेहरे का रंग जद पड़ गया था। वो डोर क्लोज करते लाउंज में आया और चॉकलेट और फूल टेबल पर रखे और सोफे पर गिरा था। तेज तेज सांस लेते अपने बाल नोचते और आंसू को रोकने की तकदो कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़कता सीने से बाहर आने को मचल रहा था। इससे पहले इसके सब्र का पैमाना लबरेज होता और कुछ गलत कर बैठता, तेजी से उठा और घर से निकला और गाड़ी में आते जैसे इसका जब्त जवाब दे गया था। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे थे। वो गाड़ी को
दरवाजे को वापस अपने फ्लैट तक पहुंचा। फ्लैट में आते ही इसने अपनी शर्ट उतारी और दूर फेंकी। आंसू आंखों से बहने लगे। इसके गालों से फिसलते इसके सीने को तर कर रहे थे। दिल था कि फटने को बेताब हो रहा था। जिस्म जैसे तप रहा था। वो दीवार से टेक लगाया ज़मीन पर बैठा चला गया। क्या हो रहा है मुझे? आखिर क्यों जेलस हुआ मैं? मेरा दिल इतना तड़प क्यों रहा है? आखिर क्यों इतना बुरा लग रहा है मुझे? वो अपने बाल नोच सिसकों में रो रहा था। बार बार वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ रहा था। अहान और आयला के चेहरे पर छाया सुकून रमेश का सुकून बर्बाद कर चुका था। मैं ऐसा तो नहीं था मैं ऐसा। क्यारा तुमने तोड़ दिया मुझे। तुमने बीच राह में छोड़ के कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या गलती हुई थी मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने? वो गुस्से से उठते चीज़ें उठा कर कभी दीवार पर मारता और कभी फर्श पर फेंक रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तबाह कर दे। इसकी आंखों में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। माफ़ नहीं करूँगा मैं किसी को, माफ़ नहीं करूँगा। जितनी तकलीफ़ मुझे मिली है इससे ज़्यादा सबको भी मिलेगी। वो मैं हिसाब लूँगा क्यारा तुमसे, सबसे पहले तुमसे। वो हाथों की हथेलियों को आंखों पर रगड़े आंसू साफ करते गुस्से और नफरत से कह रहा था। काफ़ी देर तक शावर लेने के बाद वो परसकून हुआ था। बाथ टॉवल लपेटे वो बाथरूम से बाहर निकला और बेड पर लेटे छत को तरफ देखने लगा। सीने पर हाथ रखा। दिल एक बार अपनी नॉर्मल रफ्तार में आने लगा था। आंखें बंद की तो आयला का रोया चेहरा नजर आया। इसने जल्दी से आंखें खोली। आयला छोटी मीठी खरगोशनी। वो जेरे लब धराते मुस्कुरा रहा था। हार्ट बीट मिस हुई थी। एक पल को प्यारी सी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तुम तो सिर्फ इनोसेंट हो। तुम्हें कोई कैसे हर्ट कर सकता है? जानम, मेरी जानम, वो मेरी छोटी सी जानम। रमेश साथ तुमने, वो सिर्फ मेरी है। अहान की खुशी और मोहब्बत से लबरेज आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। हाँ, वो तुम्हारी जानम है, वो तुम्हारी हनी है, वो तुम्हारी है अहान। मैं भला कैसे इसके बारे में ऐसा कुछ सोच सकता हूँ? मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं कर सकता। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं खुद को नहीं समझा पा रहा। मुझे माफ़ कर दे अहान। वो एक हाथ बेड शीट जकड़े और दूसरे हाथ में अपने बाल नोच कर बहुत रिच हो रहा था, बहुत रंज से कह रहा था। आंसू की नदियां फिर से बहते हुए इसके चेहरे को तर करके बेड शीट में जज़ब हो रही थी। दिल खामोखा परेशान हो रहा था। ये शायरी है, चले पढ़ ही लेते हैं। इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही, जिसमें हो सब्र की फितरत वो इश्क ही नहीं। समझ भी जा ए दिल मेरे क्या है ये माजरा। डैड आपने कहा था ना आप टीशा के घर जाएंगे। चलें प्लीज़ डैड, चलें नाश्ता करके। आदि अपने मॉम डैड के सामने खड़े मिन्नत भरे लहजे में कह रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नज़र अपने बेटे पर डाली जो अपनी शादी के लिए बेताबी जाहिर कर रहा था। हाँ ठीक है, याद है मुझे। तुम पहली इस लड़की से पूछ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके घर वाले मना कर दें। खलील अमीन ने बेटे को हामी भरते हुए कहा। मैं पूछ लूँगा। फिर हम कब जाएंगे? वो खुश होते हुए बोला था कल जाएंगे। वो संजीदा लहजे में बोले थे। रियली थैंक यू सो मच डैड। वो बेयकीनी से कहने लगा। इन्हें गले लगाया और रूम से बाहर निकला और टीशा को मैसेज करने लगा। दिल की नमाजें जाके पहुंची फलक से आगे। तो जाके पाया तुझे को मेरे रहनुमा, बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी, रख ले यहीं मुझको मेरे रहनुमा। आदि का मैसेज रीड करते वो मुस्कुरा रही थी। तो क्या पा लिया तुमने मुझे? टीशा ने रिप्लाई किया। हाँ बहुत जल्द पा लूँगा। हम कल आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ता मांगने और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। सच में? हाँ सच में। तुम्हारे घर वाले मना तो नहीं करेंगे ना? आदि ने सवाल किया। नहीं, कोई मना नहीं करेगा, इसने जवाब दिया। ठीक है, कल वेट करना, फिर बाय बाय। इसने मुस्कुराते मैसेज सेंड किया था। दादो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो लॉन्च में आते हुए बोली थी, जहाँ क्यारा और इसकी दादो कोई बात करने में मसरूफ़ थी। हाँ हाँ आ जाओ गुड़िया, क्या बात करनी है? वो
वो इसे अपने पास बुलाते हुए कहने लगी, हाँ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, इसका नाम आदि है। वो कल अपनी फैमिली को लाएगा रिश्ते के लिए, आप उन्हें। वो स्पार लहजे में कहती आराम से सोफे पर बैठ गई। आर कर दीजिएगा, बस यही, हाँ कर दीजिएगा, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि खुद फैसले करने लग गई हो? चुपचाप अपने रूम में जाओ, कोई नहीं आएगा यहाँ रिश्ता लेकर। तीशा की बात सुनकर इन दोनों के होश उड़े थे। कितनी आराम से इतनी बड़ी बात बोल दी थी इसने। क्यारा ने दिल में एक सद आह भरी, इतनी हिम्मत तो वो भी नहीं कर पाई थी आज तक। दादो प्लीज़, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे किससे और कब शादी करनी है इसका फैसला मैं खुद ही करूँगी, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। अब आगे आपकी मर्ज़ी। वो रोक टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाए थे। वो आनन फानन वहाँ से गायब ही अपने रूम में जा चुकी थी। ये क्या हो गया इस लड़की को? पता नहीं किसकी बातों में आ गई है। अभी हान को फ़ोन करती हूँ। तीशा की बेबाकी पे इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि क्यारा दिल ही दिल में तीशा पर रश्क कर रही थी। काश इसने भी इतनी हिम्मत होती और अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। भूख से पेट में चूहे दौड़ते हुए महसूस हुए तो एला की आंख खुली। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। हान को देख वो सुकून से इसे अपने हसार में लिए सो रहा था। आज मुझे ये रात सजाने की इजाज़त दे दो। जाना अपने इश्क में मुझे कैद कर लो। आज जाना तुम पे लुटाने की इजाज़त दे दो। वो धीमे से इसकी गर्दन में मुँह छुपाते कह रहे थे। इसकी लबों की नरमी गर्दन पे महसूस करते वो मुस्कुरा रहा था। इजाज़त है मेरी जानम को, हर बात की इजाज़त है मेरी जान को। अपने इश्क में कैद कर दे मुझे, क्योंकि आपने मिस्टर हान को अपने इश्क में पहले ही कैद कर चुकी हैं। अब आपको कैद कर लूँगा मैं खुद में। वो इसके गिर्द हसार में मजबूत करते हुए कंधे पर लब रखते हुए शरारत से कह रहा था, मिस्टर हान बहुत भूख लग रही है मुझे। वो नडाल सी आवाज़ में बोली थी, ओके ओके मेरी हनी, मैं अभी कुछ लाता हूँ आपके लिए। पहले जानम को कुछ खिलाऊंगा, फिर हम आराम से इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? उसके माथे चूमते उठा था, इसके गालों पे हाथ फेरते शरारत से कहते एक नज़र इसके सुर्ख हुए चेहरे पर डाली और बेड से उतरते बाहर निकल गया। लॉन्च से गुजरते किचन में आते हुए इसकी नज़र टेबल पर रखे फूलों और चॉकलेट पर पड़ी थी। ये सब ज़रूर रमेश ही लाया होगा। ये फूल मेरे लिए और ये चॉकलेट मेरी हनी के लिए, लेकिन मुझे मिले बगैर ही वापस चला गया। शायद सोते हुए देखकर जगाना मुनासिब ना समझाओ इसने। चलो कल मिल के पूछ लूँगा। इसने चॉकलेट उठाई और किचन की तरफ गया और फ्रिज से बिरयानी निकाली और गर्म की और रूम में आया। वो बेड पे बैठी इसका वेट कर रही थी। हान को आते देखकर खुशी से इसका चेहरा खिल उठा था। वाह, चॉकलेट और बिरयानी, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ जल्दी से देना मुझे। वो हान की तरफ बच्चों की तरह हाथ पकड़ते हुए बोली थी, एक मिनट मेरी जानम, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा अपनी जानम को। वो ट्रे बेड पर रखे खुद भी इसके सामने बैठ गया था। इसके हाथों में चॉकलेट पकड़ी और खुद इसे बिरयानी खिलाने लगा। वो अपने छोटे से मुंह खोलती बिरयानी खाती और चॉकलेट खोलने में मसरूफ़ थी। जाना पहले आराम से खाना खा लें, बाद में हम मिलकर चॉकलेट खाएंगे। हान की बात पे इसने इसकी तरफ देखा। मिस्टर हान, आपने भी तो कुछ नहीं खाया ना? सुबह से आपको भी भूख लग रही होगी। वो चॉकलेट साइड पे रखती इस अब फिक्रमंद हो रही थी। मेरी जान, पहले अब अपना पेट भर के खा लें, फिर मैं भी खा लूँगा। चलें बस अब चुपचाप खा लें। वो इसके होंठों को छूती बालों की लट को पीछे करते हुए कहने लगा, नहीं आप भी खाएं मेरे साथ मिस्टर हान। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, अच्छा मैं भी खाता हूँ, चलें आप मुंह खोलें और पहले ये फिनिश करें। अचानक इसकी नज़र आयला के बाजू पर गई थी। स्लीवलेस शर्ट पहनते हुए इसका बाजू रेड हो रहे थे, जैसे मैसेज आ गया था, उस चक्कर में वो हो गया। इसने इसका बाजू सुर्ख होते देख रहा था, जैसे दबाव पड़ने की वजह से हुआ था।
पर्पल कलर की वजह से इसका रंग और भी निखर निखर लग रहा था। अहान ने इसका बाजू को अपने हाथों में लेते गौर से देखने लगा। शायद मेरी गिरफ्त की शक्ति क्योंकि की वजह से निशान पड़ गया। वो सोचते हुए कह रहा था, क्या हुआ? इसे परेशान देखकर वो गोया हो, कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ मेरी जानब कितनी ज़्यादा एहसास है ना। इसके बाजू पे अपने लबों का लम्ब छोड़ते हुए मोहब्बत से कहने लगा। वो मुस्कुरा रही थी। खाना खाने ते इसने ट्रे साइड पर टेबल पर रख दी थी। चलें अब चॉकलेट की बारी। आयला बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए बोल रही थी, हाँ अब चॉकलेट की बारी। आप अपनी चॉकलेट खाएं और मैं अपनी चॉकलेट खाऊंगी। वो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल करते शरारत से कह रही थी, लेकिन आपकी चॉकलेट कहाँ है? हमारे पास तो यही एक चॉकलेट है ना। वो ना समझी जी इसे की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तो आपकी चॉकलेट है, मेरी चॉकलेट तो मेरे पास ही है। वो इसकी मासूमियत देखकर अपनी हंसी दांतों में दबाते हुए बोला था, कहाँ है? इसने सवाल किया। ये है मेरे सामने मेरी चॉकलेट। वो अपने सर से आयला की तरफ इशारा करते हुए इसे मैनिखस नजरों से देखने लगा। मैं चॉकलेट तो नहीं हूँ, वो मुंह बनाते हुए कह रही थी, है ना मेरी प्यारी सी छोटी सी सॉफ्ट सॉफ्ट मीठी सी चॉकलेट। वो इसकी शहादत की उंगली को इसके गाल और होंठों पे रेंगने के दौरान के अंदाज में ले जाते हुए गर्दन पे फेरते इसकी आंखों में झांकते मदहोश कुन आवाज़ में कह रहा था। वो चॉकलेट की बाइट लेते अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देख रही थी। शायद इसे हान को मतलब अभी भी समझ नहीं आया था। वो चॉकलेट के छोटे छोटे बाइट लेती इसकी आंखों में झांक रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो बोली। ऐसे कैसे? वो दांतों तले मुस्कुराहट दबाते हुए कहने लगा, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे मत देखें। वो झुंझला कर बोली थी, क्यों ना देखूं अपनी जानब को? वो इसकी गोद में सरकते हुए कह रहा था, क्यों के बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता। वो मुंह बनाते हुए इसकी तरफ देखने लगी थी। फिर तो मैं देखूंगा। इसके बाजू पर हाथ फेरते हुए बोला था, नहीं करे ना। इसका हाथों का लम्स बाजू पे महसूस करते इसके बदन में सनसनाहट हुई थी और इसका हाथ हटाते हुए बोली, ये भी नहीं करूँ तो आप को देखूं भी ना। क्यों? हाँ ने उदासी से कहा, मुझे गुदगुदी होती है। वह बुरा सा मुंह बनाते हुए कह रही थी। इसकी बात सुनकर हान को हंसी आई थी, पर इसने मुंह पे हाथ रखते अपनी हंसी को छुपाई थी। कहाँ गुदगुदी होती है? वो अपने दांतों तले हंसी दबाए शरारत से इसे देखते हुए पूछने लगा। इस बात पे आयला ने मुंह फैलाते हुए देखा और अपनी चॉकलेट की आखिरी बाइट लेते इसे गूंजने लगी। बताए ना। वो उठते हुए बैठ गया। उसके चेहरे के करीब होते धीमी आवाज़ में कहा तो आयला की सांसें बेतरतीब हो रही थी। मिस्टर हान गुड नाइट। वो खुद से दूर करती कंफर्ट में घुसी थी। हमारे लिए मॉर्निंग है ये, चलें उठ जाए ना। जा रहे हैं, हम पहले ही काफ़ी देर सो चुके हैं, अब और नहीं सोना। वो कंफर्ट के ऊपर इसके करीब होते हुए कह रहा था, मुझे नींद आ रही है। वो बोली, अच्छा तो ये चॉकलेट मैं खा लूँ फिर? इसने कहा। कौन सी चॉकलेट? वो कंफर्ट उतारती जल्दी से उठी थी। ये वाली। अहान आयला के करीब होते इसे अपनी बाहों में दबोचे हुए इसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अहान मिस्टर आपने झूठ बोला। वो इसके आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, झूठ तो नहीं बोला मिस्टर मेरी जान। तो फिर कहाँ है चॉकलेट? वो दबे दबे गुस्से से कह रही थी, मेरी बाहों में। वो इसके कान की लू को अपने लबों में लिए धीमे से कह रहा था, मुझे नींद आ रही है, सोने देना मुझे। वो स्पार्ट अंदाज में बोली, अच्छा जाना, मुझे ये ज़रा ऐसी चॉकलेट भी खाने दें। वो इसके निचले होंठ पे लगी ज़रा सी चॉकलेट पर उंगली रखते हुए बोला, ये खाली है आपको? आबरू चुका कर पूछने लगी तो हाँ में सर हिलाया। ठीक है खा लें और अब मुझे सोने दे, तंग मत करें। वो अपनी पतली सी उंगली से होंठों पे लगी चॉकलेट को हटाते हान की तरफ करते हुए बोली थी, ओके अगर जानब ऐसे ही चाहती हो तो मैं ऐसे ही खा लूँगा। आयला की इस हरकत पे इसने
होंठ दांतों तले दबाए थे। वो इसकी छोटी सी उंगली पर ज़बान फेरते इसके हाथों को अपने हाथों में ले गया था। ये भी खा लूँ? इसके हाथ पे लब रखते वो शरारत भरे लहजे में पूछ रहा था। नहीं, अब गुड नाइट। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए सोने लगी तो हान ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए सीने में छुपाया और इसकी गर्दन पे लब रखते लम्स छोड़ा और ऊपर इसके नाजुक कंधे पर दांत गाड़े थे। वो हल्की सी चीखी थी, एक झटके से दूध केला। क्या हुआ हनी? वो बुरखलाया। आपसे कहा है ना ऐसा मत करें, वो गुस्से से बोली। जाने ये तो लव बाइट थी, गुस्सा क्यों कर रही हो? अहान के चेहरे का रंग उड़ा था। नहीं चाहिए मुझे लव बाइट, वो चिल्लाई। आंसू इसकी आंखों से टिप टिप गिरते इसकी गाल भिगो रहे थे। आप प्लीज़ रोए मत जानम। ओके, मैं अगेन नहीं करूँगा ऐसा। उसे रोता देखकर इसे बुरा लगा था। इसके करीब होते इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, अपने रूम में जाएं आप। वो इसके हाथ को झटकते बेरुखी से बोली थी। हान के चेहरे पर दासी छाई थी। वो बेड से उतरते रूम से निकला, अपने रूम में पहुंचा। आयला अपने आंसू पहुंचती कंफर्ट में अपने ऊपर डाली सो गई थी। जब भी मुझे लगता है कि आप मुझे अब मैं ऐसा समझने लगा हूँ जब भी मुझे लगता है अब मैं इसे समझने लगा हूँ तब ही ऐसा बर्ताव करने लगती हूँ। क्या मसला है आखिर? एक लव बाइट ही तो थी, इतना बुरा क्यों मान गई? वो बेड पे बैठे सोचते हुए साइड टेबल से फ़ोन उठाते चेक करने लगा। इतनी कॉल्स और मैसेज। वो दादो और क्यारा की कॉल्स देखकर परेशान हुआ और मैसेज रीड करने लगा। हान भाई कैसे हैं आप? एक मसला हो गया है। तीशा किसी लड़के को पसंद करती है, कल वो इसका रिश्ता लेकर आ रहा है। तीशा ने धमकी दी है, अगर इसको इनकार किया तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगी। 1 हफ्ते में शादी करने की जिद कर रही है। दादो बहुत गुस्से में है, आप प्लीज़ सुबह घर आ जाएं। घर तो मुझे जाना ही था, मेरी जानम को मिलवाना था आप सबसे। चलो ये मौका सही है, जानम को भी साथ ले जाऊंगा, जानम का मूड भी ठीक हो जाएगा। इसने फ़ोन टेबल पर रखता आंखें बंद की और बेड पर लेट गया। मिस्टर हान, आई एम सॉरी जाना। वो इसके गाल पे लब रखते सरगोशी से कह रही थी। इसका लम्स महसूस करते हान की आंख खुली। गुड मॉर्निंग जाना, वो चहक कर बोली थी। हाफ वाइट कलर की शर्ट फ्रॉक में बालों की ऊंची पोनी बनाए वो बहुत क्यूट लग रही थी। गुड मॉर्निंग मेरी जाना। वो उठते हुए बेड क्राउन से टेक लगाए बोला था। क्या हुआ? हान को इसके गाल पे हाथ रखते देख कर वो पूछने लगी। पता नहीं क्या हुआ, गाल बहुत गर्म हो रहा है और आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। गर्म हो रहा है, आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। वो शौक लहजे में कहने ता इसकी तरफ देखने लगा जो निचला होंठ दांतों में दबाए अपनी उंगली मरोड़ रही थी। वो मैं रात को आप पे गुस्सा किया था ना, मैंने इसीलिए आई एम सॉरी। वो नज़र झुकाए हुए बोली थी। जब किस कर ही लिया था तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी जाना। वो इसके सीने पे बाजुले बैठे मोहब्बत भरे लहजे में वो सीने पे बाजुले बैठे मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। थैंक यू। वो मुस्कुराई थी। चलें मैं फ़्रेश हो जाऊं, फिर आप अपनी फैमिली से मिलवाने लेके जाऊंगा। वह बेड से उतरा, इसके माथे पे पैर किया। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला था। ओके। वो खुश हुई थी। फ्रेश होकर आया तो दोनों ने नाश्ता किया, लाहौर की तरफ रवाना हो गए। मेरी हनी भी खुश है ना? हान इसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। यस, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मुझे वो जागते हुए कह रही थी। वो घर में दाखिल हुए तो रमीना बेगम और क्यारा सामने ही मौजूद थी। हेलो भाई, कैसे हैं? क्यारा इसके करीब आते हुए बोली थी। मैं ठीक हूँ, मेरी बहना कैसी है? हान ने क्यारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कैसी हैं आप दादो? रमेश बेगम का हाथ चूमते वो अदब से बोला था। मेरा बेटा ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? कितना टाइम हो गया है, मिलने ही नहीं आए तुम। वो इसका माथा चूमते शिकवा कर रही थी। बस दादो काम में मसरूफ था इसीलिए। हान ने कहा। ये लड़की कौन है? रमीना बेगम ने आंखें सकेटते हुए आयला की तरफ देखा। क्यारा भी बड़ी हैरत से छोटी सी मनमोहनी लेने वाली लड़की गुड़िया को देखी जा रही थी। ये आयला मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी पाकिस्तान घूमने के लिए आई है तो मैं अपने साथ ले आया आप सबसे मिलवाने। हान ने आयला के कंधे पर हाथ रखते इसका तारुफ करवाया और जबकि रमीना बेगम को इसका आना पसंद नहीं आया था।
हेलो आंटी, आयला ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम जाकर टीशा को समझाओ, मेरी तो कोई बात नहीं सुन रही। वो आयला को नज़रअंदाज करते वो अहान से मुखातिब हुई थी। जी भाई आप जाएं, मैं इसको अपने रूम में ले जाती हूँ। क्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मैं जाके टीशा से बात करती हूँ। आयला आप तब तक क्यारा के साथ हैं। अहान आयला को कहते टीशा के रूम में चला गया। हाँ, आयला ने क्यारा की तरफ हाथ बढ़ाया। हाय। क्यारा ने इसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में लिया था। आ जाओ। वो इसे अपने रूम में लेते हुए बढ़ रही थी जबकि रमीना बेगम आबरू चुकाकर इसे देख रही थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अहान रूम लॉक करते हुए इंटर होते हुए बोला था। भाई टीशा हार को देखकर खुशी से खिल उठी थी। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, वो बोली। जी मुझे आना ही था। मेरी छोटी सी बहन अब इतनी बड़ी हो गई है कि शादी का फैसला कर चुकी है, तो कलौता भाई होने के नाते मुझे तो आना ही था ना। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कह रहा था। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? वो गुस्से तो नहीं करेंगे क्या? वो डरते डरते बोली थी। मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? अगर लड़का अच्छा है, तुम्हें पसंद भी है, तो फिर हम शादी कर देंगे हमारी गुड़िया की। वो इसके गाल थपाते हुए कह रहा था। थैंक यू सो मच अहान भाई, वो खुशी से बोली। चलें अब बाहर चलें आप, और जाके दादो से बात करता हूँ। वो कहता रूम से निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ा जहाँ रमीना बेगम इसका वेट कर रही थी। दादो आप परेशान ना हो, मैं लड़के वालों से मिलकर ही फैसला करूँगा। इसकी बात सुनकर रमीना बेगम ने कुछ बोली थी। आदि के घर वालों से मिलकर अहान को तसल्ली हुई थी। इसे टीशा के लिए आदि अच्छा लगा था। बहुत ही सादा और सुलझा लड़का था। आदि और टीशा की ख्वाहिश थी कि एक हफ्ते में ही शादी तय कर दी जाए। जब कि रमीना बेगम को यह बात नागवारा गुजरी थी, पर अब वो अहान के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए चुप रही थी। आयला क्यारा और टीशा के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी और बहुत खुश थी। वो दोनों भी इसे छोटी बहनों की तरह प्यार कर रही थी। अहान आयला को देखकर काफ़ी परसकून हुआ था। कहाँ गायब हो तुम? ना कोई कॉल ना मैसेज। रमेश फ़ोन पे अहान से पूछ रहा था। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं लाहौर हूँ और तुम भी आ जाओ, टीशा की शादी है, काफ़ी काम है। मैं आयला को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। और ठीक है, मैं बस रवाना होता हूँ, अभी वहीं पहुँच कर बात करता हूँ। फिर वो जो इस घर में कभी ना जाने का इरादा कर चुका था, आयला का नाम सुनकर फ़ौरन वहाँ हाँ कर दी थी। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। सारी शॉपिंग टीशा और आदि ने मिलकर की थी। मायों से लेकर बारात तक के ड्रेस दोनों ने अपनी पसंद के लिए थे। दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना ना था। रमेश भी आ चुका था। रमीना बेगम को इसका आना सख्त नागवार गुजरा था, जबकि क्यारा दिल ही दिल खुशी से लहरें दौड़ गई थी। इसने सोच लिया था कि वो रमेश से माफ़ी मांग लेगी। आज मेहंदी थी तो ज़्यादा दूर दराज के रिश्तेदार नहीं थे, बस करीबी रिश्तेदार ही बुलाए थे उन्होंने। शादी की तैयारियां हान और रमेश ही देख रहे थे। घर की लाइट से लेकर होटल की बुकिंग, खाना और घर के छोटे मोटे काम सब मिलकर कर रहे थे। दोनों मिलकर कर रहे थे। घर की पहली शादी थी और वो चाहते थे कोई कमी ना हो। टीशा मेहंदी का ड्रेस पहने तैयार होते बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यारा और आयला लहंगे पहने बेहद हसीन लग रही थी। दोनों के लहंगे मुख्तलिफ कलर और स्टाइल के थे। क्यारा मल्टी कलर्स का लहंगा पहने और ऊपर हाफ ब्राउन पहने, जिसके बाजू स्लीवलेस थे। लाइट मेकअप झुमके पहने बहुत प्यारी लग रही थी। और आयला बेबी पिंक कलर का लहंगा पहने, हाफ वाइट ब्लाउज पहने जिस पे के बाजू स्लीवलेस थे। इसका ड्रेस भी इसका दूधिया जिस्म चमक रहा था। कानों में हल्के से झुमके पहने मेकअप में कैमर डाल रही थी। ऊपर से इसकी इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा रही थे। दोनों तैयार होते लाइन में बने स्टेज की तरफ टीशा के पास गए तो अहान और रमेश पहले ही वहां बैठे हुए थे। आयला को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि दोनों को अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। जबकि रमेश अपनी नज़रें झुकाई थी और अहान बुत बने इसे ही देख रहा था। रमेश ने इसे झंझोड़ा तो वो होश में आया। कुछ देर में आदि की फैमिली भी आ चुकी थी। आदि को टीशा के साथ बैठाया गया। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब बारी बारी आकर इनको मेहंदी लगा रहे थे। डेरों दवाओं में
और देरों दवाएं दे रहे थे। साथ बैठने की वजह से टीशा का हाथ बार बार आदि के साथ टच हो रहा था, आदि की धड़कनों को बढ़ा रहा था, दिल की लिपटी इसके बस में से बेकाबू हो रहा था। एक अलग ही किस्म के जज्बात इसके अंदर पैदा हो रहे थे, जैसे वो समझने से कासिर था। वो बार बार टीशा को देख रहा था, इसे यकीन कर रहा था कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो इसकी नज़र खुद पे महसूस पाकर टीशा ने इसे घूरा। क्या देख रहे हो? वो देख रहा हूँ कि कोई इतना भी कैसे खूबसूरत हो सकता है। बेहद ही खुश हो रही है और आज तुम कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो। आदि ने पीछे से इसकी कमर में हाथ डाले दबाव डाला था। टीशा के जिस्म में सरसरी दौड़ी थी। वो हड़बड़ा के आगे पीछे देखने लगी और कोई नज़र नहीं आ रहा था। आदि क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। टीशा सामने देखते मुस्कुराते हुए बोली, ताकि किसी को शक ना हो, मैं नहीं छोड़ने वाला, कर लो जो करना है। आर्यन का हाथ बेबाक आर्यानी आदि का हाथ बेबाक हुआ तो टीशा की पूरी कमर पे रेंगते हुए बेबाकिया करने लगा। टीशा की जान हवा हुई थी। तुम दोनों में से पहले मेहंदी कौन लगाएगा? क्यारा स्टेज पर दोनों से पूछने लगी। मैं लगाऊंगी। टीशा जल्दी से खड़ी हुई। इसमें आदि की बदमाशियां सहने की हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त, पर बाद में वो इसका बदला जरूर लेने वाली थी। आदि इसकी घबराहट देखकर हल्के से मुस्कुराया और इसे अच्छा लगा था टीशा का इस तरह शर्माना। चलिए भी रीडर्स, ये एपिसोड हम इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।